हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मीन फ्री पाथ की बात कर रहे थे। हम ये कह रहे थे कि कोई भी जो गैस है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं और कंटिन्यूस मोशन करते हैं। कंटिन्यूस मोशन करते हैं तो वो आपस में कोलिजन्स करते हैं और दो कोई भी सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको अपन फ्री पाथ और उनका जो एवरेज था उसको मीन फ्री पाथ बोलते थे। उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था। मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला था लैम्बडा, दैट वाज बी बार टी अपॉन कैपिटल एन। ये फॉर्मूला कल अपन ने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि भाई एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा भी कुछ और क्वांटिटीज़ पे मीन फ्री पाथ जो है वो उसकी डिपेंडेंस हो सकती है। उसके लिए अपन को इसका जो बेसिक फॉर्मूला है, एक्सप्रेशन है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ, वो अपन देखते हैं। अब देखो, मीन फ्री पाथ जब कवर करेगा कोई भी पार्टिकल तो कोलिजन्स करेगा आपस में। ठीक है, कोलिजन्स के थ्रू ही अपन को मीन फ्री पाथ मिलेंगे। मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, अगेन एंड अगेन कोलिजन कर रहा है अदर पार्टिकल्स के साथ। ठीक है, अब जैसा कल अपन ने कंसीडर किया था ये फॉर्मूला निकालने के लिए कि भाई वो पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो किसी ना किसी स्पेसिफिक वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। लाइक मेरा जो पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी वी वेलोसिटी है। वी वेलोसिटी से मेरा पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब देखो, अगर मैं सारे पार्टिकल्स को मूवेबल कंसीडर करता हूँ तो मैं कैलकुलेशन कभी नहीं कर पाऊँगा। अब मुझे अगर मीन फ्री पाथ को कैलकुलेट करना है तो मैं ये कंसीडर कर लेता हूँ कि मेरा कोई एक सिंगल पार्टिकल है जो कंटिन्यूस मोशन कर रहा है, बार बार कोलिजन कर रहा है, और बाकी के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो रेस्ट में हैं। ठीक है, तो वो एक पार्टिकल जिसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ जो सारे पार्टिकल्स के साथ मोशन कर रहा है, वो लेट मेरे पास उस पार्टिकल का जो डायमीटर है वो स्मॉल डी है। ये स्मॉल डी डायमीटर का जो पार्टिकल या एटम जो भी इसको बोल रहा हूँ वो क्या कर रहा है, स्मॉल डी डायमीटर का ये जो पार्टिकल है ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूस मोशन कर रहा है। अब एक कंटिन्यूस मोशन जब करेगा तो ये कोलिजन करेगा। ठीक है, अच्छा अपन ने ये पढ़ा कि जब भी कोई एक पार्टिकल फर्स्ट कोलिजन करता है उसके बाद जब सेकंड कोलिजन पे जाता है तो टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में उसका ये जो पाथ होता है, ये पाथ हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे अपना पार्टिकल मूव करता है। अब ये पार्टिकल मान लो कोलिजन करने के लिए जा रहा है, सेकंड कोलिजन करने के लिए जा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब जब ये स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करेगा, लेट इसका डायमीटर डी है, तो ये क्या करेगा कि भाई अपने सराउंडिंग में जितने पार्टिकल्स हैं उन सब के साथ कोलिजन करता हुआ आगे जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ही मेरा पार्टिकल है, इस पार्टिकल को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाना है, ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएगा, इसका डायमीटर में लेट कर रहा हूँ कि भाई डी है। ठीक है, तो इसके सराउंडिंग में मान लो यहाँ एक पार्टिकल है उसके साथ कोलिजन करेगा, यहाँ कोई पार्टिकल है उसके साथ भी कोलिजन करेगा, यहाँ कोई पार्टिकल है उसके साथ भी कोलिजन करेगा। मतलब इसके सराउंडिंग में जितने पार्टिकल्स होंगे उन सबके साथ कोलिजन करता हुआ ये आगे जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये जब यहाँ एक स्पेसिफिक पोजीशन से दूसरी स्पेसिफिक पोजीशन पे जा रहा होगा तो एक तरीके से ये एक सिलेंडर की फॉर्म में, सिलेंड्रिकल एरिया में जितने पार्टिकल्स इसके सराउंडिंग में होंगे उन सबके साथ क्या करेगा, ये कोलिजन करेगा। लेट ये उस सक्सेसिव कोलिजन में dt टाइम लेता है। लेट ये यहाँ से यहाँ आया और यहाँ आने में इसने टाइम लिया कितना, dt टाइम ले लिया। तो dt टाइम अगर इसने लिया तो इस dt टाइम में क्या करेगा, इस dt टाइम में पाथ में इसके सराउंडिंग में जितने भी पार्टिकल्स आए उन सबके साथ इसने क्या किया, कोलिजन किया। इसका मतलब वो जो सारे पार्टिकल्स इसके पाथ में आए dt टाइम के अंदर उनका नंबर मैं फाइंड कर सकता हूँ, है ना, और वही कैपिटल एन की वैल्यू होगी जिसको मैं फॉर्मूला में यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब मान लो इसके सराउंडिंग में मैं कोई भी 2D में मैं इसको देख रहा हूँ तो एक पार्टिकल या एटम इधर है ना। अब अपन को पता है कि कोई भी एक स्पेसिफिक गैस जो होती है उसके जो सारे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं
ऐसा अपन ने पढ़ा है इसके लॉज के अंदर। तो सबके डायमीटर क्या होंगे, डी होंगे। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। यहाँ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये जब मूव करेगा, ठीक है, तो इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर, यहाँ इस एरिया के अंदर आने वाले सारे पार्टिकल्स के साथ यह क्या करेगा, कोलिजन करेगा। मतलब ये जो सिलेंड्रिकल एरिया ये जो कवर करेगा, इस सिलेंड्रिकल एरिया के अंदर यहाँ से यहाँ डी टाइम के अंदर टोटल जितने भी पार्टिकल्स हैं जिनके साथ इसका कोलिजन हुआ उनका नंबर क्या होगा, n होगा। ठीक है, अब देखो मैं अगर ये फाइंड करूँ कि भाई इसने कितना वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम भी तो कवर किया है ना, जब यहाँ से यहाँ गया है, उस वॉल्यूम के अंदर आने वाले सारे पार्टिकल्स के साथ इसका कोलिजन हुआ है। अगर मैं ये फाइंड करूँ इसका वॉल्यूम कवर्ड कितना है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, एरिया कितना हो जाएगा सिलेंडर का, ये इसकी रेडियस कितनी है, इस पार्टिकल के डायमीटर के इक्वल, एटम के डायमीटर के इक्वल। ठीक है, तो वॉल्यूम एरिया इज पाई डी स्क्वायर इनटू लेंथ कितनी हो गई भाई, डी टी टाइम के अंदर किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस विल बी v इंटू डी टी। दैट मीन्स ये जो पार्टिकल है ये पाई डी स्क्वायर वी डी टी इस वॉल्यूम के अंदर आने वाले सारे पार्टिकल्स के साथ क्या करेगा, कोलिजन करेगा। ठीक है, अब मैं ये लेट कर लूँ कि भाई जो पार्टिकल डेंसिटी है, नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम में अपने पास हैं लेट स्मॉल एन। ठीक है, तो मुझे पार्टिकल जो निकालने हैं वो इस वॉल्यूम के अंदर निकालने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जिनके साथ अपने जो एटम है जिसको अपन मूवेबल मान रहे हैं उसका कोलिजन होगा, उनका नंबर कितना हो जाएगा, विद विच कोलिजन अकर्स, कैपिटल एन। क्या हो जाएगा भाई, ये यूनिट वॉल्यूम में एन है, तो इस वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, एन पाई डी स्क्वायर एंड वी डी टी। दिस विल बी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस विथ विच द पार्टिकल आर मूवेबल पार्टिकल विल कोलाइड। ठीक है, अब एन का मेरे पास नंबर आ गया। अपन को पता है कि भाई कल अपन ने फॉर्मूला निकाला था लैम्बडा मीन फ्री पाथ के लिए, क्या होता है, b बार t अपॉन n। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये आया, तो इसके फ्री पाथ के लिए फॉर्मूला वेलोसिटी v मैंने लेट की है पार्टिकल की, टाइम कितना लेट किया है मैंने, dt, t विल बी रिप्लेस्ड बाय dt एंड n की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, v dt एंड n इज व्हाट, पाई d स्क्वायर v dt इंटू स्मॉल n। ये हो जाएगा, दैट मीन्स लैम्बडा विल बी n पाई d स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला आ जाएगा। अभी जो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया है, मैंने एक सिंगल पार्टिकल को मूव करवाया है और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बाकी सारे जो पार्टिकल्स हैं ना वो रेस्ट में हैं। ठीक है, लेकिन अपन अगर एक्सपेरिमेंटली देखें तो ऐसा थोड़ी होता है कि एक ही पार्टिकल मूव कर रहा हो, सारे पार्टिकल्स एक साथ मूव करते हैं और सारे पार्टिकल्स एक साथ मूव करते हुए एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं। ठीक है, तो अगर सेम एनालॉजी में सारे पार्टिकल्स के लिए यूज़ करूँ तो मेरे पास जो एक्चुअल फॉर्मूला आएगा दैट विल बी लैम्बडा इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर मीन फ्री पाथ, जहाँ डी क्या है, डायमीटर है, एन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो मुझे पता है कि भाई आइडियल गैस इक्वेशन अगर मैं देखूं, पी बी इक्वल टू आर टी। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन है, कैपिटल एन है, तो अपन को पता है कि भाई आर अपॉन एन इक्वल टू क्या होता है, के। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन के, के बोल्टजमैन कांस्टेंट।
दैट मीन्स पी भी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एन पी टी। ठीक है, स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। कैसे निकालेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम में टोटल पार्टिकल अपॉन टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम मेरे पास आ जाएंगे। तो स्मॉल एन इज कैपिटल एन अपॉन वी, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एन अपॉन वी एंड के टी। ये हो सकता है। ठीक है, दैट मीन्स स्मॉल एन अगर मैं निकालूं तो यहां से क्या आ सकता है, पी अपॉन के टी। एन अपॉन वी इज कैपिटल एन अपॉन वी इज स्मॉल एन, तो स्मॉल एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन के टी। दैट मीन्स ये फॉर्मूला जो है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि भाई लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 1/√2 पाई डी स्क्वायर और एन क्या है, पी अपॉन के टी। तो ये फॉर्मूला भी मैं जो मीन फ्री पाथ है उसके लिए यूज़ कर सकता हूँ, जहाँ मेरे पास मीन फ्री पाथ की जो डिपेंडेंस है वो प्रेशर और टेम्परेचर पे है। अब देखो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि भाई जो लैम्डा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ठीक है, टेम्परेचर के। ठीक है, तो टेम्परेचर जितना अपन इंक्रीज करेंगे जो मीन फ्री पाथ है ना, वो भी क्या होगा, उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, और प्रेशर के क्या है, लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो प्रेशर अगर अपन इंक्रीज करते हैं तो ये इंक्रीज करेंगे, लैम्डा इंक्रीज होगा, लेकिन प्रेशर इंक्रीज करने पर लैम्डा क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। ठीक है, ग्राफिकल रिलेशन में डिनोट कर सकता हूँ टेम्परेचर के साथ लैम्डा का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आ जाएगा, और अगर प्रेशर के साथ ग्राफ बनाता हूँ लैम्डा का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ मेरे पास आएगा। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर मीन फ्री पाथ। ठीक है भाई, इसके अलावा देखो स्मॉल एन की भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा, है ना, यहाँ से मुझे दिख रहा है। तो मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम एक तरीके से पार्टिकल डेंसिटी हो गई। तो पार्टिकल डेंसिटी के भी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पार्टिकल डेंसिटी जितनी ग्रेटर होगी लैम्डा उतना स्मॉलर होगा। भाई जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे कोलिजन उतना जल्दी जल्दी होगा। ठीक है, पास पास होंगे पार्टिकल तो अपने आप पाथ की लेंथ क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो एन के साथ भी अगर ग्राफ बनाऊंगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा। ठीक है, दिस इज द रिलेशन ऑफ मीन फ्री पाथ विद वेरियस क्वांटिटीज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलें। अब देखो अपन ने क्या है कि सिंपली ये मान लिया कि जो आइडियल गैस होती है वो आइडियल गैस का जो इक्वेशन है पी वी इक्वल टू एन आर टी उसको फॉलो करती है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आइडियल गैस और रियल गैस उन दोनों के नेचर में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो नेचर में जो डिफरेंस है तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि हर एक जो गैस है नेचर में अपन को मिल रही है वो आइडियल गैस के इक्वेशन को फॉलो करेगी। ठीक है, तो आइडियल गैस के इक्वेशन को फॉलो ना करके उस इक्वेशन में थोड़ा सा करेक्शन किया है वॉन डर वाल ने। ठीक है, तो उसने जो इक्वेशन दी है दैट इज कॉल्ड वॉन डर वाल इक्वेशन, उसको अपनी जो गैसेस हैं रियल गैसेस हैं वो फॉलो करती हैं। तो देखें क्या है वॉन डर वाल इक्वेशन। देखो अपनी मान के चलते हैं कि भाई जो रियल गैस है, ठीक है, रियल गैस के अंदर अपन ने माना था कि एक तो क्या है जो अपना वॉल्यूम है ना वो क्या होता है गैस पार्टिकल्स का, वो ऑलमोस्ट जीरो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ अपन ने क्या मानी थी कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी क्या है नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो है। अब एक्चुअल में क्या है कि भाई सारी प्रॉब्लम यहीं आती है। देखो क्या होता है कि भाई अगर प्रेशर अगर लो हो और टेम्परेचर हो हाई, ठीक है, तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे तो मैक्सिमम जो गैसेस है ना वो क्या करती हैं कि भाई ऑलमोस्ट आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करती हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है उनकी और खूब सारा एक्सपेंशन उनके अंदर होता है, प्रेशर स्मॉल होता है। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, प्रेशर कर दूं हाई और टेम्परेचर कर दूं लो, तो प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। अगर एक्सपेरिमेंटली मैं कोई भी दो गैस फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के लिए प्रेशर के साथ पीबी में चेंज, देखो अपन ने क्या देखा था कि भाई आइडियल गैस जो है ना
वो बॉयल्स लॉ को फॉलो करती है, मतलब पी वी इक्वल टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए ना। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई मैं पी वी का अगर ग्राफ बनाऊं पी के साथ, प्रेशर के साथ, है ना, पी के साथ पी वी का कर्व बनाऊं तो कांस्टेंट रहेगी वैल्यू, कांस्टेंट रहेगी मतलब पी की वैल्यू कुछ भी हो जाए, पी वी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, ये आइडियल गैस के लिए होना चाहिए, ये ग्राफ मुझे ये आइडियल गैस के लिए मिलना चाहिए। अब आइडियल गैस के लिए मिलना चाहिए मुझे ग्राफ, तो अपन ये बोल रहे हैं कि भाई सारी जो गैसेस हैं वो इसको फॉलो कर रही हैं, तो सारी गैसेस इसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब अपन हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बिहेवियर देखते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए ग्राफ मुझे कुछ इस तरह मिलता है और नाइट्रोजन का ग्राफ मुझे कुछ, ये तो H का हो गया और ये हो गया N का, तो कुछ इस तरह के ग्राफ मुझे मिलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जिस रिलेशन को फॉलो करना चाहिए था गैस को, है ना, तो इस ग्राफ के आसपास ही मुझे ग्राफ मिलने चाहिए थे। लेकिन अपन ग्राफ्स में क्या देख रहे हैं कि जो डिफ्लेक्शन है ना ग्राफ का, वो आइडियल गैस के ग्राफ के कंपैरिजन में क्या है, ग्रेटर है। मतलब ये हो गया कि भाई इन गैसेस का जो बिहेवियर है ना, उनका जो नेचर है वो आइडियल गैस के नेचर और बिहेवियर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कब, जब अपन प्रेशर हाई कर रहे हैं और टेम्परेचर लो कर रहे हैं। रीजन क्या है उसका, देखो अपन ने प्रेशर को लो हाई कर दिया, ठीक है, प्रेशर को जब अपन ने हाई कर दिया तो गैस क्या हुई, कंप्रेस हुई। हम क्या बोल रहे हैं कि भाई गैस का वॉल्यूम 0, पर एक्चुअल में ऐसा होता थोड़ी है। अपन ये मान के चल रहे थे कि भाई गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज जो है वो नेग्लिजिबल होता है ना। लेकिन एक्सपेरिमेंटली अपन देखें तो ऑलमोस्ट 10⁻⁹ टू 10⁻10 मीटर ये साइज होता है गैस के पार्टिकल्स का, है ना। अब अभी तो मुझे ये नेग्लिजिबल लग रहा है, लेकिन मान लो मैं प्रेशर को ग्रेटर कर दूं, गैस कंप्रेस होगी। गैस कंप्रेस कैसे हुई, गैस कंप्रेस ऐसे हुई कि भाई पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसिंग थी वो रिड्यूस हो गई, ठीक है। अब पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसिंग रिड्यूस हो गई, लेकिन क्या पार्टिकल का साइज रिड्यूस हुआ क्या, नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से वो जो स्पेस, ब्लैंक जो स्पेस था वो तो रिड्यूस हुआ, लेकिन उसको ऑक्यूपाई किसने कर लिया, गैस के पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो वॉल्यूम अपन मान के चल रहे हैं गैस का, ब्लैंक स्पेस का, उसके कंपैरिजन में वॉल्यूम क्या है, कम है ना। अगर मान लो मैं एक्चुअल वॉल्यूम V मानूं टोटल, है ना, और पार्टिकल्स का वॉल्यूम स्मॉल v मानूं, तो गैस का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, कैपिटल V माइनस B होना चाहिए। भाई जो स्पेस कम हुआ प्रेशर को इंक्रीज कर रहे थे, वो किसने ऑक्यूपाई किया, वो पार्टिकल्स ने ही तो ऑक्यूपाई किया, पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई किया। तो अब वॉल्यूम उनका नेग्लिजिबल नहीं रहा, तो वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम अपन V लेके चल रहे हैं वो V ना होगा, कितना होगा, कैपिटल V माइनस स्मॉल v होगा, ठीक है। ऐसे देखो क्या हो रहा है कि भाई अपन ये मान के चलते हैं, ये तो बात वॉल्यूम की कर ली अपन ने, है ना। अपन ये मान के चलते हैं कि भाई PV इक्वल टू nRT में प्रेशर P क्या मान के चल रहे हैं अपन, प्रेशर क्या मान के चल रहे हैं अपन, P मान के चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन मान लो किसी कंटेनर के अंदर अपन ने गैस को डाला, ठीक है, कंटेनर के अंदर अपन ने गैस को डाला, कोई पार्टिकल यहाँ बीच में है, कोई पार्टिकल बीच में है, तो क्या होगा कि भाई इंटरएटॉमिक फोर्स लगेंगे, उसके सराउंडिंग में जो पार्टिकल्स हैं उस पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है। फोर्स लगाएंगे तो सारे सराउंडिंग के पार्टिकल्स से फोर्स लगाएंगे, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा, लेकिन अब मान लो मैं कोई ऐसे पार्टिकल की बात करूं जो बिल्कुल उसकी वॉल के पास है, तो वो अगर उसकी वॉल के पास है तो उस पर जो फोर्सेस की डायरेक्शन होगी किधर होगी, अंदर की तरफ होगी। भाई अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो उसको अपनी साइड क्या करेंगे, खींचेंगे ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो प्रेजेंट होगा ना। अपन ये बोल रहे हैं कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, नेग्लिजिबल, लेकिन अपन ने प्रेशर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, गैस क्या हो गई, कंप्रेस हो गई, पार्टिकल्स पास आ गए। जब पार्टिकल्स पास आ गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इफेक्टिव हो जाएगा तो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, तो एक दूसरे को अपनी साइड खींचेंगे ना, एक दूसरे को अपनी साइड पुल करेंगे, और एक दूसरे को अपनी साइड पुल करेंगे। तो अगर यहाँ कोई पार्टिकल है उस पर इधर वाले पार्टिकल लगा रहे हैं, तो सब तरफ से, सब साइड से सेम फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। लेकिन मान लो कोई पार्टिकल साइड में है, वॉल के पास है, तो क्या होगा,
पर इसके इधर तो कोई पार्टिकल है नहीं, सारे पार्टिकल्स कहाँ हैं, इधर। तो उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से लगेगा, अंदर से लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर से लगेगा, इसका मतलब नेट जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अंदर की साइड होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जब ये वॉल को हिट करेगा, वॉल को हिट करेगा तो मोमेंटम चेंज होगा, ऐसा अपन पढ़ रहे थे। और अपन ने जो वॉल पे ये प्रेशर लगा था उसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी ना, की थी इसी चैप्टर में। पी की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट की थी, ये mn/v/v² ऐसे करके, ठीक है। तो अगर फोर्स एक अंदर की तरफ लग जाएगा तो क्या प्रेशर यही रहेगा, क्या नहीं रहेगा भाई, इतना प्रेशर थोड़ी लगाएगा, फिर ये प्रेशर तो क्या हो जाएगा, फिर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो प्रेशर अपन P लेके चल रहे हैं वो भी एक्चुअल में P नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो प्रेशर है वो P ना होके वॉल से क्या होगा, मोमेंटम में चेंज ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा। मोमेंटम में चेंज अगर ग्रेटर होगा तो फोर्स भी ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब प्रेशर भी ग्रेटर होगा। कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा तो प्रेशर P ना होके क्या होगा, P प्लस बीटा होगा, अगर मैं एक्स्ट्रा प्रेशर बीटा मान के चल रहा हूँ तो, ठीक है। अभी जो बीटा है ना ये डिपेंड करता है किस पे, ये बीटा एक्स्ट्रा प्रेशर डिपेंड करता है डेंसिटी के स्क्वायर पर। जितना डेंसिटी अपनी ग्रेटर होगी उतना ज़्यादा अपना बीटा अप्लाई होगा, ठीक है। अब देखो क्या है कि अपन जानते हैं कि डेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वॉल्यूम के, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बीटा है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वॉल्यूम के स्क्वायर के। इसका मतलब बीटा विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो यहाँ से एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में लेके आओ तो बीटा विल बी व्हाट, A/V²। इसका मतलब जो प्रेशर की वैल्यू है P वो क्या होगी, P प्लस A/V² होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो अपनी आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, उस PV इक्वल टू nRT में प्रेशर P के प्लेस पे होगा P प्लस A/V², और जो वॉल्यूम है दैट विल बी V माइनस V इक्वल टू RT। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो अपने पास गैसेस हैं नेचर में वो PV इक्वल टू nRT को एक्चुअल फॉलो ना करके इस इक्वेशन P प्लस A/V² V माइनस V इक्वल टू RT इसको फॉलो करती हैं। इस इक्वेशन को अपन बोलते हैं वॉन डेर वाल इक्वेशन, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस, ठीक है। तो रियल गैसेस के लिए वॉन डेर वाल इक्वेशन यूज होती है, और आइडियल गैसेस के लिए तो PV इक्वल टू nRT अपन यूज करते ही हैं, ठीक है भाई। सो दिस इज योर KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपकी बुक में है, वहाँ से आप करके क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और 11th क्लास का सिलेबस भी। तो नेक्स्ट लेक्चर से अपन चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।